खबरें जो आपको दे नया नजरिया। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति 9 अक्टूबर को अनुसंधान से असर तक न्याय संगत व लचीली कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत सम्मेलन में करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री ने देश में हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को दी श्रद्धांजलि। अखबारों में लिखा एक लेख में पीएम मोदी ने कहा, प्रोफेसर स्वामीनाथन ने भारत के कृषि क्षेत्र में लाया क्रांतिकारी परिवर्तन। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को ग्वालियर मुरार में भूमि पूजन कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, हाईटेक नर्सरी के पौधे पूरे देश में बनाएंगे ग्वालियर की पहचान। प्रधानमंत्री ने नर्सरी को बढ़ावा देने के लिए बजट में 2200 करोड़ रुपए का किया है प्रावधान। वस्त्र मंत्रालय ने कृषि और बागवानी उत्पादों की उत्पादकता में तेजी लाने के लिए एग्रोटेक पर राष्ट्रीय सम्मेलन किया आयोजित। एग्रो टेक्सटाइल में भविष्य के विकास और अवसरों पर हुई चर्चा। भारतीय एग्रोटेक उद्योग के अवसर फाइबर टू फील्ड पर एक रिपोर्ट की गई जारी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 अक्टूबर को होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। इस सम्मेलन का शीर्षक है अनुसंधान से असर तक, न्याय संगत व लचीली कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर। इस 4 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की जाएगी। ये दोनों संस्थान मिलकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधानों का उपयोग करते हुए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर जगह महिलाएं कृषि व खाद्य प्रणालियों में नेतृत्व की भूमिका निभाएं। ये उनका अधिकार है और वे इस मोर्चे पर बदलाव की अगुवाई करें। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत और CGIAR के अंतरिम कार्यकारी प्रबंध निदेशक प्रोफेसर एंड्रयू कैंपबेल शामिल होंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने बताया कि इस सम्मेलन और इसका विषय G20 समिट के मद्देनजर अहम है, जिसमें स्पष्ट रूप से महिलाओं की अगुवाई में विकास की बात कही गई है। उन्होंने कहा, इसमें शामिल है जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा व पोषण के संबंध में महिलाओं का नेतृत्व एवं निर्णय लेने की भूमिकाओं को मान्यता और बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अखबारों में एक लेख लिखा है। प्रोफेसर स्वामीनाथन का बीती 28 सितंबर को चेन्नई में निधन हो गया था। अपने लेख में पीएम ने लिखा, देश ने एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति को खोया है जिन्होंने भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। उनका योगदान स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। 1943 के बंगाल के अकाल से द्रवित होकर कृषि क्षेत्र का कायाकल्प करने की उन्होंने ठानी थी। बहुत छोटी उम्र में वे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के संपर्क में आए और उनके काम को गहराई से समझा। अमेरिका ने उन्हें एक फैकल्टी के तौर पर जुड़ने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे भारत में रहकर देश के लिए काम करना चाहते थे। 1960 के दशक की शुरुआत में भारत अकाल से जूझ रहा था। इसी दौरान प्रोफेसर स्वामीनाथन की दृढ़ प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता ने कृषि क्षेत्र के एक नए युग की शुरुआत की। कृषि और गेहूं प्रजनन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उनके अग्रणी कार्यों से गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ऐसे प्रयासों का ही परिणाम था कि भारत खाद्यान्न की कमी वाले देश से खाद्यान्न में आत्मनिर्भर वाले राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो गया। इस शानदार उपलब्धि की वजह से उन्हें भारतीय हरित क्रांति के जनक की उपाधि मिली। प्रोफेसर स्वामीनाथन द्वारा रखी गई नींव को कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने आलू की फसलों को प्रभावित करने वाले कीटों से निपटने की दिशा में भी प्रभावी अनुसंधान किया था।
उनके शोध ने आलू की फसलों को ठंड के मौसम का सामना करने में भी सक्षम बनाया। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने 1990 के दशक से ही मिलेट्स को प्रोत्साहित किया था। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने गुजरात में सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना की सराहना की और इसके लिए अपने बहुमूल्य सुझाव भी साझा किए। इस योजना ने गुजरात में कृषि क्षेत्र की सफलता का सूत्रपात कर दिया। मेरे द्वारा प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद भी हमारी बातचीत चलती रही। प्रोफेसर स्वामीनाथन किसानों के वैज्ञानिक थे। उनके दिल में किसान बसता था। उनकी अकादमिक उत्कृष्टता लैब के बाहर, खेतों और मैदानों में स्पष्ट रूप से दिखती है। उन्होंने हमेशा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की वकालत की। स्वामीनाथन ने छोटे किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उन तक नवोन्मेष का लाभ पहुंचाने पर बहुत जोर दिया। वे विशेष रूप से महिला किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति समर्पित थे। वे इनोवेशन और मेंटोरशिप को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे। उन्होंने अनगिनत प्रतिभाओं को निखारा और उनमें सीखने और इनोवेशन के प्रति जुनून पैदा किया। उनका जीवन हमें ज्ञान, मार्गदर्शन और इनोवेशन की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। प्रोफेसर स्वामीनाथन एक संस्थान निर्माता भी थे। उन्हें कई ऐसे केंद्रों की स्थापना का श्रेय जाता है जहां आज वाइब्रेंट रिसर्च हो रही है। डॉक्टर स्वामीनाथन का योगदान हमें निरंतर प्रेरित व मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को ग्वालियर मुरार में भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि भारत को पौधों का आयात न करना पड़े, इस बात को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने इस साल के बजट में 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान नर्सरी को बढ़ावा देने के लिए किया है। इसी के तहत ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र में हाईटेक नर्सरी स्थापित हो रही है। इसी तरह ग्वालियर में पोटैटो एरोपोनिक लैब भी स्थापित होने जा रही है, जिससे मिट्टी के बिना भी हवा और पानी में हाइब्रिड आलू बीज तैयार होगा। इस हाईटेक नर्सरी में उत्कृष्ट किस्म के पौधों का उत्पादन होगा। इन पौधों की आपूर्ति केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, संपूर्ण देश में होगी। उन्होंने कहा कि मुरार ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होने जा रही हाईटेक नर्सरी में उत्पादित पौधे पूरे देश में जाएंगे, जिससे देश भर में ग्वालियर की पहचान बनेगी। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत शुक्रवार को ITTA और SASMIRA के सहयोग से भारत में कृषि और बागवानी उत्पादों की उत्पादकता में तेजी लाने के महत्व पर जोर देते हुए एग्रोटेक पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय में सचिव रचना शाह ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश के GDP में कृषि का भी प्रमुख योगदान है और इसका दीर्घकालिक रुझान लगभग 18 से 20% है। उन्होंने कहा कि एग्रो टेक्सटाइल जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और सीमित कृषि योग्य भूमि के साथ कृषि उपज की उच्च मांग जैसी अनूठी कृषि चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एग्रो टेक्सटाइल का उपयोग फसलों के बढ़ते चक्र को बढ़ाकर, पौधों को मौसम की स्थिति और कीटों से बचाकर कृषि उत्पादकता और कृषि आधारित उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि शोध और अध्ययनों से पता चला है कि बागवानी में एग्रो टेक्सटाइल के उपयोग से कृषि उत्पादकता में 2 से 5 गुना की वृद्धि होती है। फसल की सघनता में वृद्धि होती है। पानी की खपत में 30 से 45% की कमी आती है। उर्वरक के उपयोग में 25 से 30% की कमी आती है और प्रति वर्ष उच्च फसल चक्र मिलता है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि गुलाबी सुंडी से कपास की फसल को हुए नुकसान की सरकार भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि गुलाबी सुंडी के चलते किसानों को नुकसान हुआ है। ये मामला मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संज्ञान में लाने के बाद उन्होंने सर्वेक्षण के लिए पोर्टल खोलने के निर्देश दिए हैं। गैर बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से उनकी खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने किसानों से भी अपील की कि वे
पोर्टल पर अपनी फसल की पंजीकरण की जांच कर लें। मंत्री ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हरियाणा सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। इसी के परिणाम स्वरूप गत वर्ष पंजाब के मुकाबले हरियाणा में केवल 10% ही पराली जलाने की घटनाएं हुई थी। इस वर्ष प्रदेश में पराली को लेकर 0 वार्निंग का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी तक लगभग 80,000 पराली प्रबंधन मशीनें किसानों को दी जा चुकी हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि पराली प्रबंधन की दिशा में ही इस बार हरियाणा में 1 अक्टूबर की बजाय 25 सितंबर से धान की खरीद आरंभ कर दी गई है, ताकि किसानों को अगली फसल की बिजाई से पूर्व पराली का प्रबंधन करने का पर्याप्त समय मिले। अभी तक मंडियों में लगभग 22 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है। भावांतर भरपाई योजना के पंजीकरण में गड़बड़ी के मामलों पर कृषि मंत्री ने कहा कि इस दिशा में सूक्ष्मता से निगरानी की जा रही है। जैसे ही कोई मामला सामने आता है तो दोषी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए लिखा जा रहा है। और श्री अन्न न सिर्फ आम आदमी के लिए बल्कि हमारे फौजियों के लिए भी बहुत लाभदायक है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में बीएसएफ की चावला छावनी में एफपीओ प्रदर्शनी कैंप का आयोजन हुआ। पेश है हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। ये है बीएसएफ का छावला कैंप। राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के किसानों ने यहाँ श्री अन्न की 39 स्टॉल्स लगाई हैं। कम पानी और बिना पेस्टिसाइड के उगने वाला ये श्री अन्न सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे में हमारे फौजी भी क्यों ना इसका लाभ उठाएं। देखिए, श्री अन्न तो पूरे देश में हमको बढ़ावा देना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है और उसके साथ साथ ये वाकई श्री अन्न है, इससे लोगों को बहुत लाभ होता है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरे देश में हैं, उनकी कैंटीन्स हैं, उनके पास काफ़ी बड़ी फोर्स है और वो जो कंजम्पशन कर रहे हैं, चाहे वो आटे का हो चाहे चावल का हो, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसमें हम किसी तरह से श्री अन्न को इंट्रोड्यूस करें। उसी लिए ये प्रदर्शनी आज लगाई गई है। यहाँ 34 हमारे एफपीओज़ हैं जो अलग अलग श्री अन्न मिलेट्स के उत्पाद बनाते हैं। वो उन्होंने सेल काउंटर भी किया है और भविष्य के लिए भी वो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को सप्लाई कर सकें, उसी उद्देश्य से ये प्रदर्शनी लगी है। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए केंद्रीय पुलिस बलों और उनके परिवारों में खास उत्साह देखने को मिला। श्री अन्न से डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल बीमारी से भी छुटकारा मिलता है, क्योंकि इसमें गेहूं की तरह ग्लूटेन नहीं होता। ये पापड़ है, ये जो ज्वार का बना हुआ है, इसमें तिल भी हैं, बड़ी हेल्दी चीज़ें हैं इसमें। और ये इसमें जो मेन चीज़ है वो है नमक, जो बड़ा मीडियम है इसमें, और खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। इससे बीपी नहीं होगा और खाने में मतलब डाइजेस्ट सिस्टम भी ठीक रहेगा इसमें, तो इसलिए दिस इज़ वेरी बेस्ट। जो जवान है अपना पूरा दिन मेहनत करता है, पूरा टाइम इनको जो डाइट चार्ट में ये शामिल किया जाए तो हेल्थ में काफ़ी सुधार आएगा। क्योंकि एक समय उम्र बढ़ते बढ़ते जवान को हालत ऐसे हो जाता है कि वो अपना एक जगह स्टैंड होने के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सुपर फूड खाने ये मिलेट्स खिला के हम देखना चाहते हैं इनका इम्प्रूव कितना हो सकता है। और नो डाउट अभी तक हम लोग शुरू कर दिया और काफ़ी कामयाब भी है, इसमें जवान काफ़ी खुश है। श्री अन्न को आम आदमी की थाली का हिस्सा बनाने के लिए तरह तरह के जायकेदार व्यंजन भी अब बाजार में उपलब्ध हैं। हम यहाँ बीएसएफ में पहली बार आ रहे हैं और बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है। ये फौजी भाइयों के साथ पहली बार आए, बहुत अच्छा लगा हमको। ये मेरे हाथ में ये बाजरे का खाखरा है, उसे बाजरे के लोट से हम रोस्टेड करके बनाते हैं, हैंडमेड है। ये फ़ायदा ये इसमें क्या लो कैलोरी आता है और ये चाय के साथ नाश्ते में खाते हैं। ये आम आदमी के लिए और फौजी भाइयों के लिए बहुत बढ़िया है। ज़ीरो ट्रांस फैट, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल और 100% फाइबर। जी हाँ, मेरे हाथ में ये है गुजरात का खाकरा जो बना है सुपर फूड बाजरे से। लेकिन बाजरा अकेला श्री अन्न नहीं है, रागी है, ज्वार है और वो तमाम
श्री अन्न जो हमारे देश में उगता है, ना सिर्फ आम आदमी के लिए बल्कि इन फौजियों के लिए भी बहुत मुफीद है। कैमरामैन राजेश और प्रमोद के साथ मैं विशाल बरिस्टो, टीडी न्यूज़, बीएसएफ छावला। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देशभर की मंडियों में क्या रहा भाव। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। दूसरी कृषि उपज मंडियों में भी लहसुन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो 6 अक्टूबर को राजकोट मंडी में लहसुन के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं जामनगर और कालापीपल और कोटा मंडी में भाव नरम रहे, जबकि नरवाल मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की जामनगर मंडी में 5 अक्टूबर को लहसुन का भाव था 9,250 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके भाव में 1,700 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 7,550 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 अक्टूबर को लहसुन का भाव रहा 8,000 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके सौदे 450 रुपए उछलकर 8,450 रुपए पर हुए। हालांकि जम्मू कश्मीर के नरवाल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 5 और 6 अक्टूबर को लहसुन 15,000 रुपए पर बिकी। मध्य प्रदेश की कालापीपल मंडी में 5 अक्टूबर को लहसुन का भाव रहा 9,580 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके सौदों में 370 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 9,210 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 5 अक्टूबर को लहसुन का भाव था 10,000 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके सौदे 500 रुपए टूटकर 9,500 रुपए पर हुए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो राजकोट और मोगा मंडी में प्याज के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि पुणे मंडी में भाव नरम रहे। जबकि नरवाल मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्ट नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 5 अक्टूबर को प्याज का भाव रहा 1,150 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके भाव में 150 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1,300 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं जम्मू कश्मीर के नरवाल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहाँ 5 और 6 अक्टूबर को प्याज 2,800 रुपए पर बिकी। प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 अक्टूबर को प्याज का भाव था 1,950 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके सौदे 250 रुपए गिरकर 1,700 रुपए पर हुए। जबकि पंजाब की मोगा मंडी में 5 अक्टूबर को प्याज का भाव रहा 2,000 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके सौदों में 200 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो शुक्रवार को यहां आगरा मंडी में प्याज का भाव था 1,900 रुपए। बस्ती मंडी में भाव रहा 2,050 रुपए। फैजाबाद मंडी में प्याज 2,125 रुपए पर बिकी। जबकि राज्य की ही कानपुर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 2,000 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल।
हिमाचल प्रदेश में खीरे की तुड़ाई कर सकते हैं। किसान टमाटर के खेत से खरपतवार निकाल लें। टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें, साथ ही मटर की तुड़ाई कर लें। मटर के खेत से घास फूस निकाल लें। यहाँ सेब के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। सेब की तुड़ाई भी कर लें। हिमाचल प्रदेश में धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। धान के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। किसान मक्के के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। इसके अलावा फूल गोभी की रोपाई करें। अभी उड़द के खेत से खरपतवार निकाल लें। ये समय पालक की बुआई के लिए उपयुक्त है। हिमाचल में पत्ता गोभी की रोपाई करें। वहीं उत्तराखंड में धान की कटाई कर लें। किसान प्याज की बुआई कर ले। अभी किसान लहसुन की भी बुआई करते रहें। यहाँ पालक की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही गाजर की बुआई के लिए समय उचित है। उत्तराखंड में गन्ने के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध करें। किसान मक्के के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था करते रहें। इसके अलावा सोयाबीन में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में सोयाबीन में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही गेहूं की बुआई कर सकते हैं। इस समय तिल की भी बुआई करते रहें। उत्तराखंड में जौ की बुआई करें। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। अमित शाह नरेंद्रनगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। परिषद की 24वीं बैठक में राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस की बैठक में भी शामिल होंगे। चंद्रयान आदित्य L1 के बाद अब अंतरिक्ष में गगनयान मिशन भेजने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान के संबंध में सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी और तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि इसरो गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा। जीएसटी काउंसिल की आज 52वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में जीएसटी की दरों को लेकर कई अहम फैसले लिए जाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें मोटे अनाज से बने उत्पादों पर जीएसटी दरों में कटौती का निर्णय लिया जा सकता है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने
मंगन जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविर का दौरा किया। तमांग ने भारत सरकार से लगातार मिल रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में आई बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर केंद्र सरकार बारीकी से नजर बनाए हुए है। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इन दिनों प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में हैं। मामले में संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी भी ईडी के समक्ष पेश हुए। शुक्रवार को संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा से ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले के आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह के आवास पर 2 बार से 2 करोड़ रुपए नकद दिए थे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली के शौर्य CRPF ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में रैपिड एक्शन फोर्स की 31वीं वर्षगांठ को संबोधित करते हुए कहा कि RAF का काम बल प्रयोग करना उनके धैर्य और कुशलता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि रैपिड एक्शन फोर्स में कानून व्यवस्था कायम करने की अद्भुत क्षमता है। तो किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। ध्यानीकरण समे जात। सर्वे भवन्तु सुखिनः इत्येतदेव वचनं भारतीय योग संस्थानस्य अस्ति प्रेरणाधाररूपम्। जनाः सोनेट हाइकु इत्यादि कवितां स्मरन्ति न वा स्मरन्ति, परन्तु एतेषां कवीनां छन्दो वैविध्ययुक्तानां कवितानां स्मरणं सर्वेषां संस्कृतज्ञानां मुखे वरीवर्त्येव। नमस्ते तपो योगगम्य। नमस्ते 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 नमस्ते। एक आवाज जिस पर भरोसा बढ़ा है भारत का, और इस आवाज के माध्यम से जब आह्वान होता है तो पूरा देश एक सूत्र में जुड़ जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात को प्रसारित होते हुए 9 साल पूरे हो चुके हैं। मन की बात कार्यक्रम से क्या क्या सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या आर्थिक परिवर्तन हुए हैं और कितनी चीजें बदली हैं, तो ये सारी बातें शामिल करने वाले हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। लोगों की मेहनत लाई रंग, जन सहभागिता से सोत नदी को मिला पुनर्जीवन। पश्चिम बंगाल की शकुंतला सरदार के अटल इरादे। नन्ही लाइब्रेरियन आकर्षणा बनी प्रेरणा की स्रोत। कहानियां अनसुने नायकों की, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का ये विशेष एपिसोड सिर्फ DD न्यूज पर। नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। और शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। इजराइल पर हमास के हमले में मृतकों की संख्या 250 से अधिक हुई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास को नष्ट करने के लिए लगाएंगे अपनी पूरी ताकत। इजराइल पर हमास के हमले के बाद मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आज अहम सत्र। भारतीय वायुसेना आज मना रही है अपना स्थापना दिवस। प्रयागराज में आयोजित मुख्य समारोह में राफेल, मिराज, सुखोई और तेजस जैसे लड़ाकू विमान दिखाएंगे अपना दमखम।
सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयी समिति आज से राज्य का करेगी दौरा। मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 30, दर्जनों अब भी लापता। बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, पटाखे की दुकान में आग लगने से 13 श्रमिकों की जलकर मौत। राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए। खेल की खबरों में 19वें एशियाई खेलों का समापन आज। चीन के हांगझू में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए तोड़े सारे रिकॉर्ड। खेलों के इस महाकुंभ में भारत ने 28 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 107 पदक झटके। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत की पहली परीक्षा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। कल खेले गए मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराया, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार जीत से की विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा घमासान और तेज हो गया है। इजराइल पर हमास के हमले से अब तक 250 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल के अलग अलग शहरों में रॉकेट हमलों से जबरदस्त नुकसान हुआ है। कई इमारतों में आग लग गई है। इन हमलों के जवाब में इजराइल ने गजा पट्टी पर हमले किए हैं। इजरायली सेना ने गजा के साथ सीमा क्षेत्र के पास के निवासियों से घर के अंदर रहने का आग्रह किया है। इजराइल ने कहा कि उसने अपनी आयरन डोम रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को इसकी कीमत चुकानी होगी। उसे अंदाज़ा नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। हमास के हमलों पर कई देशों ने इजराइल को अपना समर्थन दिया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज एक आपात बैठक बुलाई है। इस क्लोज डोर सेशन में हमास के हमले के बाद मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल पर हमले की निंदा की और व्यापक टकराव से बचने के लिए सभी कूटनीतिक प्रयास करने का आग्रह किया है। भारत ने भी इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़े रहने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इजराइल पर हुए आतंकी हमले की खबर से गहरा दुख हुआ है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उसके परिजनों के साथ हैं। हम इस मुश्किल वक्त में इजराइल के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। देशभक्ति, वीरता, साहस और अदम्य शौर्य की प्रतीक भारतीय वायुसेना आज अपना 91वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर प्रयागराज में एयर शो का आयोजन किया जाएगा। सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण एरोबैटिक की टीम पहली बार संगम पर आसमान में अपना प्रदर्शन करेगी। इस एयर शो में चेतक, चिनूक, डकोटा, तेजस, मिराज, सुखोई 30 और मिग 21 जैसे लड़ाकू विमान भी अपना दमखम दुनिया के सामने पेश करेंगे। इसके साथ ही सुपरसोनिक फाइटर जेट मिग 21 को विदाई दे दी जाएगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी नए वायुसेना ध्वज का अनावरण करेंगे। ये ध्वज वायुसेना के मूल्यों को बेहतर रूप से परिलक्षित करेगा। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति आज से राज्य का दौरा करेगी। इस समिति में कृषि, सड़क, परिवहन और राजमार्ग, जल शक्ति, ऊर्जा और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। ये समिति सिक्किम की स्थिति और क्षति का आकलन करने और सहायता देने के लिए राज्य का दौरा करेगी।
केंद्र सरकार सिक्किम में स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और राज्य को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री लगातार सिक्किम के मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कल गैंगटोक में ताशीलिंग सचिवालय में सिक्किम के मुख्य सचिव, विभाग, सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सड़क संगठन, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और NHPC लिमिटेड के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। वहीं सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि राज्य में बाढ़ से मृतकों की संख्या 30 तक पहुंच गई है। इनमें भारतीय सेना के 9 जवान शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि 81 व्यक्ति अभी भी लापता हैं। सिक्किम में लोहनाक झील में ग्लेशियर के पिघलने से 4 अक्टूबर को तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। इस बाढ़ में कुल 1000